रुको जरा, रुको तो सही। अरे भाई 2 मिनट रुको तो सही। देखो 5-7 मिनट में हिंदी खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है इंग्लिश खत्म करेंगे, फिर जीके खत्म करेंगे, फिर मैथ हो जाएगा। ठीक है, ये वो सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे ही जाएंगे, या इन्हीं से आएगा या इन्हीं से पैटर्न। देखिए जितने प्रैक्टिस सेट आप निकाल दोगे उतना ही फायदा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना, कहते हैं ना सफलता की कुंजी क्या है, तो सफलता की कुंजी है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। तो चलिए देर किस बात की, आज के प्रैक्टिस सेट की यदि मैं बात करूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 15, और हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, यानी स्टेनो हो, या क्लर्क हो, या आपका ड्राइवर वाला हो। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार दिया है कि स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ठीक है, तो जो ये जो खेचर है ना, खेचर, इसके अनेकार्थी यानी खेचर के अनेक अर्थ जो होते हैं, स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या रखा है, बामुलाहाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है ना, तो इसमें वाह जो वाक्य के शुरू में लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो वाक्य के अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, षडानन किस शब्द, षडानन शब्द किस समास का उदाहरण है। तो षडानन की यदि मैं बात करूं तो ये बहुब्रीहि समास का, षडा यानी 6। ठीक है ना, 6 भुजाओं वाला। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है कि प्रोत्साहित का विलोम बताओ, यानी प्रोत्साहित का विलोम क्या होगा, तो प्रोत्साहित का होगा हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी जो शत्रु की हत्या करता है वह क्या कहलाता है, तो शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है, राम के सबसे छोटे भाई थे भगवान श्री राम जो थे। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अनुमति शब्द के लिए वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो अनुमति के लिए किसी कार्य के लिए सहमति देना, तो यही तो होता है अनुमति। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है कि वंद उपसर्ग किस शब्द में है, यानी वंद जो उपसर्ग होता है ना, वध वध सॉरी वध उपसर्ग वाक्य के शुरू में होता है लगा हुआ, तो ये वध और यानी बदस्तूर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है कि कल्पना का विशेषण शब्द है, यानी कल्पना का जो विशेषण शब्द है वो क्या होगा, तो कल्पना से बनेगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का एक हो जाएगा, यानी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है वो कहलाता है एकाहारी। ठीक है, निस्तेज का संधि विच्छेद क्या है, तो निस्तेज का संधि विच्छेद होगा निस प्लस तेज, यानी विसर्ग संधि है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप बताइए ने। अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा अब आप जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। संशोधन के लिए उपयुक्त शब्द है, तो संशोधन की यदि मैं बात करूं तो इसकी अंग्रेजी बतानी है हमें, तो इसका हो जाएगा मॉडिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ये जो आपका शब्द लिखा हुआ है रचयिता, ये शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ, बाकी सब गलत है लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, शब्द युग्मों के विकल्प यानी अर्थ भेद को बताइए, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है 14, इसमें ये कह दिया है कि ये जो तप और तप्य है इन दोनों के अर्थ बताने हैं। तो पहले वाले तप का अर्थ होता है आपका तपस्या, और दूसरे का होता है तप्य यानी शिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने क्या रखा है कि किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। तो उत्कर्ष के पर्यायवाची की यदि मैं बात करूं तो उत्थान हो जाएगा, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह दिया है कि प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताओ, यानी प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है, मतलब मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, पुलिस के द्वारा। प्रेरणार्थक का मतलब ये होता है कि कोई काम खुद ना करके दूसरे से करवाओ, यानी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द बताओ, यानी ऐसा शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होना है ये हमें बताना है। तो देखिए मकड़ी है, ये तो स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रखे हैं, तो 18 की यदि मैं बात करूँ, 18, 19 और 20 तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो 18 में क्या रखा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
दोनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये हमें बताना है। मोटा मोटी सही है, धोबी धोबिन सही है, दाता दाती दाती ये ही गलत है, ठीक है ना। क्योंकि यदि हम बात करें तो दात्री होता, दाता और दात्री होता। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित है। तो ये तो सभी जानते हैं, धर्म और अहिंसा पर आधारित था। कौन? गांधी जी का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। मतलब जो वाक्य साधारण है वो कौन सा है ये हमें बताना है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, यही पॉजिटिव है, यही साधारण वाक्य है आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रखा है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे में वाक्य पहचानिए। यानी मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है। तो ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। ये ना सरल है ना संयुक्त है, ये मिश्रित वाक्य है। यानी एक से अधिक यदि हम बात करें कर्ता की, विधेय विधेयक की, तो मिश्रित वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 की हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है, आपको जो है ना ये पैराग्राफ पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें नीचे के क्वेश्चनों के आंसर देने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और नीचे दिखे प्रश्नों के उत्तर दे देना, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर कर रखा है पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। तो भैया हरा सोना कहा जाता है वृक्षों को, ठीक है ना। इसी तरह से पढ़ करके आपको 23, 24, 25 के आंसर और देने हैं और ये आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हिंदी का सेशन खत्म हो गया, अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आंसर बाई चूजिंग द वेक्स्ट अल्टरनेटिव। यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो यहाँ से अंग्रेजी का सेशन शुरू हो गया है और हमें जो बताना है वो ये बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन यानी इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका राइट आंसर होगा यानी फ्लोक। ये फ्लोक क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या रखा है कि गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी ये जो सेंटेंस है यू एंड मस्ट वर्क टुगेदर, यानी इस वाक्य में कौन सा प्रॉपर नाउन का प्रयोग होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में। यदि मैं बात करूं तो माइन यानी यू एंड माई मी, तुम और मैं, मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है ना, जरूरी काम करेंगे एक साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या रखा है, विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यानी द टाल गर्ल मेट ए बॉय, यानी लंबी लड़की एक लड़के से मिली। तो इसमें हमें जो है एडजेक्टिव बताना है, ठीक है ना। एडजेक्टिव बताना है, ये जो सेंटेंस दिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो इसका टाल जो है ना, टाल माने क्या होता है, लंबा, तो यही एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब जो किसी की विशेषता बताता है वही आपका एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या रखा है, यूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सी करेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। यानी कह रहा है ही इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, यानी वह इलाहाबाद में 4 साल से रह रहा है। तो हैज बीन लिविंग। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड हु अंडरलाइन वर्ड ही लुक्ड अबव इन द स्काई। यानी इसमें अंडरलाइन वर्ड तो दिया नहीं है, कौन सा वर्ड अंडरलाइन है इसमें, अगर ये देता तो हम बता देते इसमें मिस प्रिंटिंग है। यानी यदि मैं बात करूं तो इसमें जो है अंडरलाइन की बात नहीं कर रहा भाई, किसी शब्द के नीचे कौन से की बात कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं अंडरलाइन की तो एडवर्ब का प्रयोग किया गया है इसमें। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। देखो एक चीज़ है भैया, अगर क्वेश्चन में मिस्टेक होती है या मान लीजिए बाय द वे किसी वजह से मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो भाई मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, जल्दी जल्दी में हो जाता, पता नहीं चल पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, 100 क्वेश्चन में से अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो आप फालतू के उल्टे सीधे कमेंट करो, ये कहाँ की बुद्धिजीविता है आपकी, ठीक है ना। इंसान हूँ मैं, भगवान नहीं हूँ, और धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई ना कोई गलती होती ना हो, ठीक है।
द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ अंकल, यानी ये जो अंकल है, अंकल का हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो अंकल का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका आंटी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोपोजिशन, यानी ही डील्स राइस, यानी हमें जो है करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रयोग में किया जाएगा। तो ही डील्स इन राइस यानी चावल में, ठीक है ना। किसी के साथ हम जब डील करते हैं तो उसके लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी इन वर्ड का। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 की फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ऋतु इज मस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली, ठीक है। तो ऋतु मिस लड़की, इज माने है, ठीक है ना, ऋतु किसी का नाम है, और ऋतु की यदि मैं बात करूं तो मस्ट से पहले दा का यूज होगा, और इन द फैमिली यानी परिवार, कुल मिलाकर के दादा, ऑप्शन नंबर वी का प्रयोग होगा, क्योंकि मस्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो दा का प्रयोग होगा, और फैमिली पूरे परिवार में, तब भी हम दा का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 की। 34 में क्या रखा है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटरमिनाइन गिवन बिलो ऑफ द सेंटेंस, यानी द काउ गाय इज माने है, ठीक है ना, शेयर्ड एनिमल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल मिस होता है पशु, काउ मिस होती है गाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, ठीक है ना। आर्टिकल का यूज पूछा है यहाँ पर, द काउ इज ए सेकंड एनिमल। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कह रखा है कि फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल मॉडल एक्जुलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस, यानी कौन सी मॉडल एक्जुलरी वर्बों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। द फॉक्स वाज सो हैवी दैट आई लाइफ इट, ठीक है ना, आई लिफ्ट लेफ्ट इट। तो कहने का मतलब ये है द फॉक्स माने लोमड़ी, बाज माने थी, सो हैवी माने भारी, दैट माने कि आई माने मैं, ठीक है ना, आई माने मैं, कुड नॉट मन नहीं, लेफ्ट इट को छोड़ सका, ठीक है। तो कुड नॉट यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। 36 में क्या रखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं, इन 4 सेंटेंसों में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं, तो 36 में करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, यानी ये वाला सही है, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। हमें तो सही से मतलब है ना, करेक्ट से। तो दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रंस, ठीक है ना, द पॉजिटिव यानी पैसिव वॉइस फ्रॉम द अबव सेंटेंस विल बी, यानी ये जो वाक्य दे रखा दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रंस, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले वाला देख लेते हैं, ऑल द चिल्ड्रन विल बी इनवाइटेड, यानी ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या क्या रखा, 38 के बाद 39 में क्या क्या रखा, ये हमें देखना है, ठीक है। तो 38 में क्या रखा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव द स्लो इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। सो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, तो हमें इनडायरेक्ट पूछना है, यानी ये दिया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो इसका हमें जो है ये जो है इनडायरेक्ट नरेशन का पता करना है। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 38 की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ही सेड टू मी का हो जाएगा टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, आई यानी दैट से जुड़ जाएगा, और आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा बाज, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 की। तो 39 में क्या क्या रखा भैया, 39 में क्या रखा है आपसे कि यू आर प्रोबली स्लेपी, ठीक है, बिकॉज यू, यानी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी इसका क्या आंसर होगा ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि मैं बात करूं तो आर यूविंग लॉट ए लॉट, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य दिया है एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, तो इसका हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सिमोर, ठीक है ना, ऑक्सिमोर। क्वेश्चन नंबर 41 में ये क्या रखा है, द वर्ड इन्फेक्शन इन द स्मॉलर इज स्मॉलर इन मीनिंग टू, यानी कहने का मतलब ये है ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसका स्मॉलर वर्ड मीनिंग कौन सा होगा।
तो यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेकअप। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इसमें क्या रखा है, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू, मतलब ये जो वर्ड दिया है आपका इंटरसेटिंग, ठीक है ना, क्या है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का हमें जो है अपोजिट बताना, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा बोरिंग। इंटरेस्टिंग मतलब जो बढ़िया हो, मजेदार हो, और बोरिंग मतलब जो बोर करने वाला हो। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है, देखो इतनी लंबी थ्योरी दे रखी है, ठीक है। क्या करना है इसमें, सुनो, नीचे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। द कारपेट बाज सेंटेड टू दैट बिकॉज ही वाज ए ट्रेट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अभी ऊपर से पढ़ना ही पड़ेगा। ये कह रहा है, इन द क्वेश्चन गिविंग बिलो ईच सेंटेंस हैज वन और टू वर्ड्स, ठीक है ना, बिलो आर प्लेस्ड फॉर अल्टरनेटिव फ्रॉम द विच यू हैव ए सेलेक्टेड द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड इन, ठीक है ना, इंटेलिजेंट। तो हमें ये जो वाक्य दिया है इसके लिए जो हमें करेक्ट वर्ड बताना है, यही बात हमसे पूछ रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टोलर, ठीक है, ठीक है ना, यानी ट्राइटोर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें क्या रखा है, पिक आउट इन द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी मतलब ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, ये हमें ढूंढना है। तो चार में से किसी तीन की सही है, एक की गलत लिखी हुई है, वही हमसे पूछा है यहाँ पर। तो ये भैया जो है ना, यानी एग्जीग्रेट, इसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी सबकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाओ। 45 की यदि मैं बात करूं तो 45 में क्या रखा है, खाली जगह भरनी है, यानी चूज द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग इन टू फिल इन द ब्लैंक द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब हमें ये जो दिया है, एम्पोरियर अशोका, यानी बादशाह, जो सम्राट अशोक था, बिकम माने हो गया, आफ्टर ही हैड वॉन द वार अगेंस्ट कलिंग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन नंबर 45 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नोसियस, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ से दे दिया, 41 होता है नहीं, ये गलत दे दिया, यहाँ पर 41 होगा और यहाँ पर 45, यानी 41 से 45, ठीक है। इसका 4 बना लो, इसका भी 45 तक तो हो गए ना, हाँ 45 से 50 तक बताना हमें। तो 45 से 50 तक क्या बताना भैया, देखो ये दिया है पैसेज, इस पैसेज को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसका आंसर दे दो। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन के, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको छांटने में, ठीक है। अलग से छांटना, पैसेज को किस तरह से छांटे, ये मैं तुम्हें एक दो वीडियो बना करके दिखा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा किस तरह से हम छांटते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 ये दिया है, आगे चलते हैं। 47 देख लो, 48 देख लो, 49 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और पीछे भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसका, पैसेज का, और जब ये क्वेश्चनों का आंसर बताने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो पार्ट है, पार्ट थर्ड, यानी भाग 3 सामान्य ज्ञान का, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 51 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें क्या रखा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में है। तो भैया जो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, सूर्योदय यानी सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था। तो सर्वोदय योजना का प्रस्ताव जो रखा गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो इसमें क्या रखा है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय वनस्पति ये है डी, यानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 53 का डी आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, निम्न में से कौन सा हर्यक वंश की राजधानी थी। तो हर्यक वंश की राजधानी की यदि मैं बात करूं तो वो राजगिर थी। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात कर रहे हैं, भारत में 10 राजवंश की स्थापना किसने की थी। दास का मतलब गुलाम, और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि
आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, यानी मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है। अगला है कामराजर पोर्ट लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो कामराजर पोर्ट लिमिटेड जो स्थित है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करना है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार वो भारत रत्न है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 में कह रखा है कि 59 में कह रखा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, यानी संविधान संशोधन का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो वो आपका 368 है। आगे बात करें लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम भैया 50 आदमी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रखा सार्क की स्थापना कब हुई थी, यानी सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। भारत चीन की सीमा को क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे मिजोरम हो गया और भैया त्रिपुरा हो गया, गुजरात हो गया, है नहीं, मित्र पर गमछा झार, है नहीं, ये ट्रिक है इसकी, मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर रहे हैं। 64 में क्या रखा, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें 65 में क्या रखा, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो भैया कुल देशांतर रेखाओं की यदि मैं बात करूं तो देशांतर रेखाएं 360 है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या रखा है, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है आपका पौधे, ठीक है। नवीनीकरण स्रोत यूरेनियम पेट्रोलियम कोयला नहीं, ये पुराना पौधे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में क्या रखा है, 67 68 69 एक ही बार में ले लेते हैं, ठीक है। कह रखा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो नोबेल गैसों का तत्व नहीं है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो नोबेल यानी सॉरी ऑप्टिकल फाइबर जो प्रयोग की जाती है वो प्रयोग की जाती है आपके ऑप्शन नंबर डी यानी संचार के लिए। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, तो वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता भैया इसलिए है क्योंकि यदि मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कह रखा है, 70 में कह रखा है इन्होंने कि कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं पाया जाता, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 में ये बताना है। तो देखिए जो ग्राउंडनट ऑयल होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, बाकी सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है, ये हमें बताना है। तो बिजली का अच्छा सुचालक है तांबा, क्योंकि बिजली के जितने भी तार या उपकरण होते हैं वो तांबे के बनते हैं, अंग्रेजी में से कॉपर बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। क्वेश्चन नंबर ए गंगे डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रखा है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी, ठीक है। विटामिन सी की खोज की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विटामिन सी की खोज सी होलकट ने, ठीक है ना। विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। आगे हम बात कर रहे हैं और वैसे विटामिनों की खोज की थी फंक ने, 1912 का समय था शायद। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूं तो पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम आग के लिए किस अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 74 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी पाउडर प्रकार का और फ्रोम प्रकार का, यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रखा है कि चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब जो चूहा मारने की दवाई होती है उसमें क्या होता है, तो भैया जिंक फास्फाइड होता है चूहा विष के रूप में।
अगला सेशन हमारा गणित का है। क्वेश्चन नंबर 76 से गणित शुरू हो जाता है, यानी 75 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के रह रहे हैं। ये कह रखा है 76 से 79 तक हमें पढ़ के देना है आंसर। क्या कि निम्नलिखित बार चित्र को दिए गए आंकड़ों में किसी कॉलेज की VSC की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 320 छात्रों ने 5 विषय में विषयवार प्रवेश संबंधित किया। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए भाई ग्राफ देख लेते हैं। पहले ये दिया है इन्होंने ग्राफ, ठीक है, सही से देख लो इन्हें। ये दिया है, इधर भौतिकी है, ये रसायन है, ये गणित है, ये सांख्यिकी, अर्थशास्त्र है, ठीक है। और जो खाली है ये वाले, खाली वाले ये खाली है छात्र, जो ब्लैक वाले ये हैं छात्राएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रखा है छात्रों को अन्य विषयों की तुलना में किस विषय में कठिनाई हो रही है। तो भैया जिसमें सबसे ज़्यादा कम देखो, यानी इसमें ये 16 और ये 15, तो कुल मिलाकर के ये विषय कौन सा, सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर 77 की, तो 77 में कह रखा है कि गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की कुल संख्या की तुलना में गणित और अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो भैया देखो, इसमें यदि हम बात करें गणित और अर्थशास्त्र में कुल कितने छात्र हैं, और आगे देख लो, देखो ये है, ये है आपका गणित, ठीक है ना। गणित गणित एवं अर्थशास्त्र में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो गणित में कितने हो रहे हैं आपके, यानी गणित में 30 और 20, नहीं गणित और अर्थशास्त्र में तो 30 तो ये हैं छात्र, ठीक है, ये वाले हैं छात्र, ये खाली वाले 30 छात्र ये हैं, और 32 छात्र ये हैं, कुल कितने हो जाएंगे 62, ठीक है ना। और यदि हम बात करें छात्राओं की, तो छात्रा कितनी हो जाएंगी, 34 ये हैं और 20 ये हैं। तो आप देखो कैसे हल करेंगे इसे, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तो भैया गणित और अर्थशास्त्र की यदि मैं बात करूं, तो एक तो आपका ये 30 थे, दूसरे आपके 32 थे, यानी 30 प्लस 32, ठीक है, 30 प्लस 32 बराबर कितना हो गया, 62। और यदि मैं बात करूं छात्राओं की, तो छात्रा कितनी हो रही थी, एक तरफ तो थी 20 और एक तरफ थी 34, यानी छात्राएं 20 प्लस 34 कितनी हो गई, 54। अब यदि इन दोनों का मैं अंतर करूंगा, तो अंतर करने के बाद आएगा आंसर हमारा 8। लेकिन ये कह रिया है कि जो छात्राएं हैं, मतलब अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, ये हो जाएगा आपका 8 बटे टोटल कितने, 54 और गुणा 100, और जब इसको मैं हल करूंगा तो हल करने के बाद आ जाएगा 14.8%। यही आंसर है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रखा है कि छात्रों और छात्राओं के बीच विषय चयन के अंतर्गत में विषय का अधिकतम बताओ, ठीक है। तो 78 की बात कर रहे हैं, तो 78 में कह दिया छात्र और छात्राओं के बीच विषय चयन में अंतर किस विषय में अधिकतम रहा। तो देखो अधिकतम अंतर की यदि मैं बात करूं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रसायन विज्ञान। कैसे, देखो कैसे पता करेंगे हम रसायन विज्ञान में, यानी जो आपके छात्र थे वो 61 थे और छात्राएं कितनी थी, देखो रसायन विज्ञान, ये है रसायन विज्ञान, ये 61 छात्र हैं और छात्राएं कितनी है, 24। और 61 में से अगर मैं 24 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा आपका 37, और यही सबसे अधिक अंतर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन नंबर आपका 79 और 80 भी ऐसे हो जाएंगे, एकदम इजी है, ठीक है ना। अब 81 की यदि मैं बात करूं, तो 81 कैसे होगा भाई, 81 भी इसी है आपका, ऐसे ही हो जाएगा, इनके सबके वर्गमूल निकाल लो और घटा जोड़ घटा गुणा भाग करनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में आपका श्रेणी दे रखी है, और ये इंटरमीडिएट का सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसको कर दूंगा। और यदि मैं बात करूँ तो इतना लंबा है कि कॉपी का एक पेपर पूरा भर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें, तो 81 का जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0 आएगा, सब कट जाएंगे। और 82 की यदि मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं मैं बात करूं 83 की, तो भैया 83 में जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 250, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कह रखा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, प्रतिशत हानि बताओ। अरे भाई 40 का कितने के बराबर है, 36 के बराबर, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका ये हो जाएगा, यानी 4 कुल कितना बचा, 4, यानी
मैं 40 में से 36 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 4/40 और गुणा 100। ठीक है, ये है। जब मैं इसको हल करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 10% आ जाएगा। क्यों, 4×4, 4×4 = 40 और 10×2 100, यानी 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 में ये कह रखा है, एक सौदागर एक वस्तु का 80% भाग 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 5% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे 9,350 रुपये का लाभ होता है। उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना। देखो भाई, वस्तु की कीमत नहीं पता, मान लेंगे हम वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। ठीक है, वस्तु की कीमत 100 रुपये है। उसमें 80% भाग, यानी यदि हम बात करें यहाँ से, तो 80% भाग यदि मैं निकालूंगा यहाँ से, तो 80% भाग पर उसने 15% का लाभ कमाया। तो कहने का मतलब हमारा हो जाएगा ये, यानी 80 गुणा 15% है तो 115 और सबके बटे 100। और जब इसकी मैं काट फीट करूंगा तो कुल मिलाकर के मेरा आंसर आ जाएगा 92। आगे हमसे क्या कह रखा है, शेष जो भाग है ना, कहाँ गया, ये है, शेष भाग पर 5% की हानि से बेच देता है। यानी शेष भाग कितना बचा, 80 तो ये था, शेष कितना बचा, 20, यानी हो जाएगा 20 गुणा हानि से बचा 5 की, तो 95/100। और जब मैं इसको हल करूंगा तो आंसर आ जाएगा 19। फिर हमसे कह दिया है कि कुल विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य की यदि मैं बात करूं तो मैं 92 और 19 जब जोड़ूंगा, 92 19 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 111। इन दोनों को जोड़ूंगा। फिर हमसे कह दिया उसका लाभ बताओ भैया। तो देखियो, 100 रुपये की थी ना वस्तु और 111 की बेच दी, तो लाभ कितने का आ जाएगा, 10 रुपये का आ जाएगा। 111 की यानी 11 रुपये का लाभ आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। आगे चलते हैं। अच्छा, वस्तु पूछा, रेट भी दे रखा है इन्होंने, रेट ये दे रखा। चलो देखो, एक लाइन और समझ, तो 11 आ गया ना, यानी ये 11 आ गया। आगे कैसे करेंगे, देखो ये समझो। कुल मिलाकर के वस्तु हमने मानी थी कितने की, 100 रुपये की। लाभ कितने का आया था उसे, यानी 11 रुपये का। तो 11 गुणा मूल्य कितना दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है 93.50, यानी 93.50। इसको हल कर दो भैया, और हल करने के बाद जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या रखा है इसने कि दो साझेदारों ने क्रम से 9,500 और 10,500 लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि दोनों साझेदारों को 1,701 रुपये के रूप में प्राप्त होता है तो पहले साझेदार को कितना मिला। देखो भाई, क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना, दोनों का साझा निकाल दो भैया, और साझा निकालने के बाद एक का आंसर निकाल दो, एक का भाग निकाल दो आपका। यदि मैं बात करूं तो एक ने रुपए लगाए कितने, एक ने 9,500, एक ने लगाए 10,500। तो कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो इनका अनुपात निकालूंगा तो इनका अनुपात कितना आएगा, देखो 9,500 अनुपात 10,500। ठीक है, तो इनका अनुपात जो आएगा वो आएगा आपका 95, यानी काटने के बाद ये आएगा 95, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना इधर, और ये आ जाएगा 105। 19 पंजे 95 और ये आ जाएगा 19.1, ये आ गया। अब हमसे पूछा साझेदार का, किसका, पहले वाले साझेदार का। तो पहला कौन है, पहला 19 वाला है ना। तो कैसे करेंगे, यानी इसको कर लेंगे हम 19/21। ठीक है, टोटल कितना फायदा होना, 1701 का। इसे हल कर लो, हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 1539 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रखा, ये भिन्न दिए इतने के लघुत्तम सामर्थ्य तथा महत्तम सामर्थ्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो, जब हम लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं, लघुत्तम, नीचे वालों का लहसे। सुन लो, अगर लघुत्तम ज्ञात करना तो ऊपर वालों का लहसे, नीचे का मैसे निकाल दो। और महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करना तो ऊपर वाली का मैसे, नीचे वाली का लहसे है। ठीक है, और दोनों का अनुपात बता देना, बहुत ईजी सवाल है, हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 ये भी बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। दो संख्याओं का योग तथा उनके प्रतिलोम का अनुपात 7:17 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर रहे हैं। देखो, संख्या एक x मान लो, एक y मान लो, ठीक है ना। एक बार इनका योग कर दो, फिर इनका व्युत्क्रम कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की यदि मैं बात करूं तो 89 में क्या रखा है इन्होंने कि
रमन ने 12,000 रुपये एक बैंक में 5 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दिए। 4 वर्ष बाद कुल कितने रुपए वापस करेगा? तो भैया इसमें क्या करना, कुछ मत करो, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दो। कितने रुपए हैं? 12,000 रुपये हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए? ये है वार्षिक दर, 2×5 = 10 और 11, यानी 11 गुणा, यहाँ गुणा लगा दो, 11/2। और समय कितना है? 4 वर्ष। और सबके बटे कितने कर दूंगा? 100। बस इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका लगभग 2640 आ जाएगा आंसर। इसे जब मैं हल करूंगा, सही है सही है सही है, इसे हल कर दियो, आंसर आ जाएगा। फिर 4 वर्ष का निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रखा है? 40 संख्याओं का औसत 45 है, तो पहले तो मैं यही कर लूंगा, 40 गुणा 45, इनका योग निकाल लूंगा। और जब इनका योग निकालूंगा तो इनकी गुणा करने के बाद कितना आएगा? 1800। यदि उनमें से 4 संख्या 41, 38, 32 और 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का लाभ बताइए और औसत लगभग बताइए। देखो 40 संख्याएं हैं, 40 में से इन्हें निकाल दो, 1 2 3 4। ठीक है, इन सबको जोड़ कर निकाल दो। जब इन सबको जोड़ कर निकाल दोगे तो जो शेष संख्याएं बचेंगी 36, और 36 फिर इसमें से हम घटा देंगे तो औसत आ जाएगा हमारा इन सब का। ठीक है, सुनो, इनका योग निकाल दिया, ये इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद उसमें से घटा दो, और घटाने के बाद जो है 36 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो टोटल कितना आ गया? 1800। और जब मैं इनको जोड़ूंगा 41, 38, 35 और 32 को, तो जोड़ने के बाद आएगा 146। यानी 1800 में से मैं 146 घटा दूंगा। और जब 146 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 1654। और संख्याएं कितनी बचेंगी? 36। बस इसे भाग दे दो, लगभग 46 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रखा है कि ए ने बी को इतने रुपए 3 वर्ष के लिए इतने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कर दिया। 3 समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा? तो देखो भैया, कुछ मत करना, अपना सूत्र लगा देना, ये वाला, ए बराबर पी, ठीक है, 1, ठीक है ना, और 1 गुणा R/100, ये कर देना। और इसकी पावर आ जाएगी आपकी 3, यानी घात आ जाएगी इसकी यहाँ पर 3। ये वाला फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में ये कह रखा है क्या कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दो स्थानों के बीच की दूरी को 12 सही 2/9 घंटे में तय की। उन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी बताओ। अरे दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है, इसमें क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है इसमें। देखो क्या करना है, पहले दूरी देख लो कितनी है। दूरी दी है इन्होंने 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और भैया इन्होंने जो है बीच की दूरी ये दी है। तो देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 गुणा 12 सही 2/9। इसको हल करो, और जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लो, हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। कह रहा है 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुना थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना हो तो ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं 10 वर्ष पहले बी की आयु x मान लो। अरे बी की आयु हमने x मान ली। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 10 वर्ष पहले ए की आयु निकाल लो। तो 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी आ जाएगी? 6 गुना थी तो 6x हो जाएगी। फिर वो हमसे कह रहा था कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु, प्रश्न के अनुसार देखो, ये तो हो गई तुम्हारी 6x। ठीक है, 10 वर्ष बाद कर रहा, लो जी 10 जोड़ दो, इसकी कितनी हो गई? x, इसमें भी 10 जोड़ दो, बराबर कितनी बता रहा? 4×4/1। इसको हल कर दो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कुल मिलाकर के आपका आंसर आ जाएगा हल कर लोगे तो। अरे इसकी गुणा इसमें कर दियो, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें कर दियो, 4x और 4×9 40, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली गुणा करके गुणा भाग जोड़ कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में क्या कह रखा है इसने? 94 में कह रखा है एक आयत की परिमिति 78 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई याद करो। भैया हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं इन्होंने हमें दिया है, यानी मतलब जो परिमिति है वो कितनी दी है? 78 दी है। और परिमिति का सूत्र कितना होता है? 2, और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L प्लस V। ठीक है ना, इन्होंने हमें क्या दिया है? इन्होंने हमें उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे,
यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और किसी एक का मान निकाल कर आगे उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग ही कमेंट करते हो, कहते हो सर सवाल को जमा दे करो, बता दे करो, बाकी आगे हम हल कर लेंगे। मैं तो अभी हल कर दूंगा 1 मिनट में। ठीक है, तो मैंने बता दिया, परिमिति का सूत्र लगा के और जो है क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हल कर लो। ठीक है, आगे चलें, ये करके बताऊं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या रखा है, 18 इंजन 5 घंटे प्रति घंटे चलने के बाद 15 दिनों में 720 लीटर डीजल की खपत करते हैं। 20 इंजन 6 घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो कितने दिनों में 1112 लीटर डीजल इंजन खपत करेगा। कुछ नहीं करना, एक इंजन इधर रख लो, एक इंजन इधर रख लो। एक इंजन है 18, ठीक है, गुणा 5, ठीक है, 18 गुणा 5 और कितना चल लिया है, यानी 15 दिन गुणा 15, ठीक है, और सबके बटे कितने ले लिया, 720। एक तरफ तो ये रखो, दूसरी तरफ ये रखना जो दूसरी राशियां हमें दी हैं, कितनी, यानी 20 और 6, कितना रखेंगे, 20 गुणा 6, दूसरे की x मान लो, और बटे कितना दिया है, 1152। इस सबको हल करो और आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहले ये लो, इसके बराबर ये लो, सबको जोड़ घटा गुणा भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, मतलब हम बात कर रहे हैं ये आपका 95 की, और 95 के आंसर की यदि मैं बात करूँ तो लगभग आपका 18 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 की यदि मैं बात करूं तो 96 में क्या रखा है कि 5 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, कितने प्रकार के परिणाम घोषित हो सकते हैं। तो 5 विद्यार्थी एक परीक्षा देते हैं, उनके परिणाम कितने प्रकार के घोषित हो सकते हैं, ये हमें बताना। तो ये 5 विद्यार्थी हैं, एन की घात कितनी मान लो, यानी एन मान लो, एन कितना होता है, 5 होता है, तो 2 परिणाम निकल के आएंगे, कुल मिलाकर के 2 की घात 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 की घात 5 यदि करूंगा तो 32 आंसर आ जाएगा आपका। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और तीनों क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो 97, 98, 99, 104 हो गए, ठीक है ना। और देखो 100 तो बहुत हल्का, ठीक है, ये श्रेणी दी है, 4, 7, 10, 148 पदों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। 148 में पदों की संख्या ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे पदों की संख्या, इस तरह के सवाल आपने इंटर में खूब करे होंगे, ठीक है, लगभग 49 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, वीडियो को लाइक भी कर दो, एक सब्सक्राइब एक लाइक में आपका क्या जाता है बाबू। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।